बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की और उससे किए हुए नुकसानात की जो बॉडी में होते हैं। और अभी डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा एचडीएल के बारे में बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर साहब बताए थे कि एचडीएल जो है हमारी बॉडी का अच्छा वाला हमारा दोस्त कोलेस्ट्रॉल है। अब मुझे बताएं एचडीएल बॉडी में बनता है या वो भी हम खाते हैं? देखिए एचडीएल एक्चुअली ये सारे कोलेस्ट्रॉल ग़िज़ा से बनते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट तो नहीं खाते। जब आप ग़िज़ा लेते हैं तो उससे फिर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये सारे कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। और सर्टली इसके बनने में इजाफा आप मुख्तलिफ चीज़ों से कर सकते हैं। तो बॉडी बनाती है उस ग़िज़ा से जिसमें फ़ैट्स शामिल हैं, तो एक्चुअली बॉडी में ही ये बनता है। और सर्टली एक्सरसाइज या तो मुझे बताएं एक्सरसाइज से क्या हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है या फैट कंट्रोल होती है? एक्चुअली वही हमारी बात हो गई ना कि फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी कर रही है, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को आप इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, सही, एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से। तो अल्टीमेटली ये एक्सरसाइज इस ग़िज़ा के मादों को इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में जो बेनिफिशियल वे में कन्वर्ट करने में वो आपको फ़ायदा देती है। तो यानी अदर वे राउंड एक सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो एक्सरसाइज के ज़रिए से आप अपना एचडीएल बढ़ा सकते हैं। यानी आप एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपकी पुलिस बढ़ जाएगी। आपकी पुलिस बढ़ती है, एक्सरसाइज हम करते हैं जो वो गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिर पकड़ती है। ठीक है, क्या बात है। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर फैसल, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल है मेरा डॉक्टर फवाद फारूक से जी जी, कि उन पेशेंट्स के बारे में क्या कहते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई साइड पे रहता है और अटेरोस्टैटिन और रोज़ेवास्टैटिन खाने के बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल अराउंड 200 एलडीएल एचडीएल डिस्टर्ब रहते हैं। उसके लिए क्या कोई और टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं बिसाइड लिपिड प्रोफाइल? ठीक है जी, आपने हमारे डॉक्टर साहब को फंसा दिया। हम अभी पूछते हैं डॉक्टर साहब से, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, ये तो आवाम का सवाल नहीं था, डॉक्टर का सवाल था। वही और मुश्किल हो गया है। असल में डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे थे कि ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद उन्होंने एक दवा का नाम लिया कि अगर वो दवा हम दे रहे हैं उसके बावजूद काबू में नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें देखना होता है कि कोलेस्ट्रॉल की नौइयत क्या है, किस किस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर इनका ख्याल एलडीएल है तो उसमें स्टेटिन बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो दवा का इन्होंने नाम लिया। ये हमारी थोड़ी बातें टेक्निकल की तरफ जा रही हैं जो आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं इनको बताऊं, जो लोग इन चीजों से सफर करते हैं ना उनको अच्छा उनको सारी चीजें पता होता है। उनको हमसे भी ज्यादा पता होता है। जो कंसर्न लोग हैं वो तो इसको समझ रहे होंगे। तो उसमें ये होता है कि आपको ये देखना है कि आपके उस मरीज का टारगेट क्या है, क्योंकि हर मरीज का टारगेट डिफरेंट है। कि जैसे अभी आपने बात की थी जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज वाले हैं उनका लेवल बहुत कम चाहिए होता है। वो लोग जिनको दिल की बीमारियां नहीं है लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे और ब्लड प्रेशर है, सिगरेट पीते हैं, वो है, उनका टारगेट कुछ और होता है। ऐसे लोग अल्कोहल ऐसे रिस्क फैक्टर में शामिल नहीं है जी, उसमें यानी दिल की बीमारियों के रिस्क फैक्टर में नहीं है। उसका एक डिफरेंट बात हो जाएगी कि उसके लेवल्स हैं कि इतनी आप लें तो नुकसान नहीं, वो एक दूसरा मसला हो जाएगा। वो हमारे लिहाज से तो वो नहीं लेनी चाहिए मजहब के लिहाज से, लेकिन उस लिहाज से देखें तो उसके साइंटिफिक बुनियादों पे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, जो एक अलग बहस हो जाएगी। एक सर्टेन क्वांटिटी, एक सर्टेन टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अभी हम इनके सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो उसमें यही है कि आपको पहले तो टारगेट आइडेंटिफाई करना है कि आपके मरीज का टारगेट कितना होना चाहिए। उसमें अगर आप स्टैटिन के जरिए से, जो एक किस्म की दवा है, वो अचीव नहीं कर पा रहे वो टारगेट, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर आपकी एडिशनल ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो स्टैटिन यानी उस किस्म की दवा के साथ मिलकर उस कोलेस्ट्रॉल को नीचे ले आती हैं। तो आप जाके देखेंगे तो वो मिल जाएंगी जी। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मुझसे रिलेटेड है, रिलेटेड टू माय ब्रदर। मैं अपना पहले सवाल करती हूँ कि मेरा फैटी लिवर है, क्या इसका कुछ लिंक है कोलेस्ट्रॉल से, और क्या डाइट ली जाए कि वो उसको लाइक कंट्रोल किया जाए या इम्प्रूव किया जाए। और दूसरी ये है कि मेरे भाई का कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई है, उसके साथ एक और चीज़ है जो इसका एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई करके कुछ है, ट्राइग्लिसराइड्स जी। तो वो उसके लिए क्या किया जाए, और डाइट के अलावा डाइट मतलब में क्या लिया जाए, उसके अलावा क्या किया जाए जो उससे कंट्रोल। और दूसरा ये है कि वो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेता है,
तो वो कितने अरसे तक लेनी चाहिए, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? कितनी अच्छी बात की आपने भी फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत ही इन्होंने कॉमन क्वेश्चन किया है कि ये मेडिसिन कब तक लेनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पूछ रही हैं और अपने फैटी लिवर का भी रिलेशन पूछा है उन्होंने। कई सही किया डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। फैटी लिवर अक्सर औकात आप उस रिपोर्ट्स में देखते हैं अल्ट्रासाउंड की कि एक नॉर्मल लोग भी अपना अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का कराने गए हैं तो उसमें वो रिपोर्ट करते हैं कि फैटी लिवर है आपके। तो ये जैसे और जगहों पे चर्बी आती है इंसानी जिस्म में, बिल्कुल इसी तरह जिगर के अतराफ भी चर्बी आ जाती है। उसकी मुख्तलिफ वजह हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ भी मोटापे से रिलेटेड है, लीन लोगों में भी होता है फैटी लिवर? इसमें सर्टली ये कोलेस्ट्रॉल और मोटापे से ज़्यादा रिलेटेड है ये चीज़। तो आप लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो वो बेहतर हो जाती है। लेकिन इसका अच्छा एक्सपर्ट तो जो लिवर के एक्सपर्ट हैं कि किस दर्जे में वो बीमारी का दर्जा रखती है और किस में नहीं। लेकिन अगर मामूली हद तक मौजूद है तो वो सिर्फ उसी का पार्ट है आपकी ओबेसिटी का ही। तो आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। बाकी दूसरी इन्होंने बात की ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए होने की, उनके भाई की रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड के लिए भी अगेन ये देखना होता है कि मरीज़ किस किस्म का है, फिर उसके लिहाज से उसके, यानी ये बड़ी सिंपल चीज़ें नहीं है कि आपने कोई भी लेवल देखा और उस पर दवा शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। आपको वाज़े तौर पे ये फैसला करना पड़ता है कि किस मरीज़ में किस इंडिविजुअल कोलेस्ट्रॉल के टारगेट्स क्या होने चाहिए। फिर वो टारगेट अचीव करने के लिए सर्टली एलडीएल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो तो दवाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। वो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक टारगेट अपना अचीव करना है जो भी उस मरीज़ के लिहाज से है। तो आपकी जिस दवा के डोज पे वो टारगेट अचीव हो गया है वो दवा ताहयात लेनी है। सही। ये अक्सर ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया। अक्सर लोग ऐसा होता है जी बिल्कुल कि ये 1-2 महीने दवा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अगली रिपोर्ट की वो नॉर्मल आ गई तो उन्होंने कहा बस ठीक है अब दवा लेने की जरूरत नहीं, हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल आ गया। लेकिन वो तो दवा की वजह से नॉर्मल हुआ ना, दवा छोड़ेंगे वो फिर वापस उसमें आ जाएगा। बाकी इन्होंने साइड इफेक्ट की बात की तो देखें। अच्छा इसमें डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ना इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज छोड़ के देख लेता हूँ, 2 दिन छोड़ के देख लेता हूँ, फिर मैं लिपिड प्रोफाइल कराऊंगा, फिर एक हफ्ता छोड़ देते हैं, फिर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, कभी नहीं भी कराते और वो छुट्टी रहती है दवाई उनकी। इसमें एक और अहम बात है कि ये जो लिपिड में चेंज आता है ये 1 या 2 दिन में चेंज नहीं आएगा, ना हफ्ते में आएगा, ये तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपका वो पूरा। और वो जब आप एक परसिस्टेंट लेवल में दवा लेंगे तो 4 से 6 हफ्ते में जाके आपका लिपिड प्रोफाइल चेंज होगा। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि दवा मुस्तकिल लें ताकि आपके डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाए कि कितनी मिकदार पे आपने वो टारगेट अचीव किया। आप छोड़ के ले रहे होंगे दवा तो वो सही से अंदाज़ा इंसान नहीं कर सकेगा कि आपकी दवा की मिकदार क्या होनी चाहिए। बाकी इन्होंने साइड इफ़ेक्ट की बात की तो देखें दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। सही। आप रोड पे भी चलते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप रोड पे चलना तो नहीं छोड़ते। बिल्कुल इस तरह हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट हर एक को हो जाए जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अहम है कि वो बहुत फ्यू % लोगों में होता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है जो भी मौलेज आपको वो दवा लिखता है वो ज़रूर फॉलोअप में ये अंदाज़ा करता है कि आप में खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ें जो उस दवा का साइड इफेक्ट हो सकती हैं वो डेवलप तो नहीं हो रही। सही, अब वो आपको भी वार्न कर देता है। जी बिल्कुल। तो उस सूरत में वो खुद ब खुद ही आपकी दवा रुकवा देगा जहां आपको कुछ ऐसी तकलीफ होने लगेगी जिसका अंदाजा ये होगा कि ये इस दवा की वजह से हो रही है, तो वो खुद ब खुद रोक दी जाएगी और या उसको अल्टरनेट दे देंगे या जो भी होगा। लेकिन इतना कोई साइड इफेक्ट से डरने वाली बात नहीं होती, अगर वो नहीं ली जाए तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ज्यादा सीरियस होंगे साइड इफेक्ट से ज्यादा। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो जब दवा लिखाने आते हैं तो उनका पहला एक वो वार्निंग हो जाती है आपको कि भाई बहुत गर्म दवाइयां मत लिखिएगा और ऐसी दवाइयां लिखेंगे गर्म दवाई क्या होती है कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई गर्म और ठंडी ऐसी चीज नहीं है। करते हैं दवाई को। कुछ लोग ये जरूर है कि इंटरनल बॉडी हर इंसान की डिफरेंट है, कुछ लोग नॉर्मल से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनमें वही दवा जो और लोगों में बहुत नॉर्मल काम कर रही होती है उन लोगों में कुछ ना कुछ अनयूजुअल इफेक्ट्स देती है। तो ये एक सेंसिटिविटी लेवल्स होते हैं, तो उसका ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है कि फिर उनमें इस किस्म की दवाइयाँ जो एलर्जिक रिएक्शन या और चीज़ें कर सकती हैं उनको कम मिकदार से शुरू किया जाए और ख्याल रखा जाए कि उनके कोई ऐसे असरात ना आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे थ्रोम्बस और एम्बुलाई,
तो अब आप कहेंगे कि ये तो आपने ये तो बड़ी प्योर एकेडमिक वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ से एक चीज टूट के किस तरह एम्बुलाई बनती है और किस तरह नुकसान पहुंचता है। थ्रम्बस का वर्ड जो है ये खून यानी एक जमने के अमल को हम कहते हैं कि कहीं पे भी खून जम जाए तो वो जो जमा हुआ खून होता है वो थ्रम्बस कहलाता है। सही। ये अमूमन माफ कीजिएगा, अमूमन ये जो थ्रम्बस बनता है ये दिल के अंदर बनता है। ये बड़ी अजीब बात है कि जब दिल की अपनी रिदम गड़बड़ हो जाए या ऐसे लोग जिनको वैल्व लगे हुए होंगे उनको पता होगा कि मैकेनिकल वैल्व या आर्टिफिशियल वैल्व लगे हुए होते हैं या उनके दिल में कुछ इस किस्म की बनावटी नक़ाइस होते हैं जिससे ये थ्रम्बस यानी खून का जमना दिल के अंदर हो जाता है। ब्रोंकाइटिस होती हैं कुछ। अब ये थ्रम्बस अगर तो दिल में ही रहे और एक किसी कोने में पड़ा रहे और आहिस्ते आहिस्ते खुद रिजॉल्व हो जाए फिर तो ये कोई नुकसान नहीं करता, होके दिल में ही ख़त्म हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि ये थ्रम्बस बड़ा होने के बाद इसके कुछ टुकड़े दिल से निकल के खून के ज़रिए से आपके मुख्तलिफ आज़ा में जाके नालियों को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि दिल से जब निकले उस वक्त तो ये बड़ी नाली में होता है। बड़ी नाली में तो बड़ी नाली में कोई होता नहीं है जहां भी ये सफर करते हुए और अल्टीमेटली किसी भी आज़ा में, क्योंकि खून तो आपके हर आज़ा में पहुंच रहा है। सही। और इतनी छोटी-छोटी नालियों के वो ल्यूमेंस अल्टीमेटली जब ये किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां वो खून की नाली में रुकावट पैदा कर देंगे तो बस जहां पे इन्होंने रुकावट पैदा की उससे अगला हिस्सा जहां खून सप्लाई होना था वो खत्म हो गया और वो फिर उसमें एक इन्फेक्शन का बाइस बनता है, यानी उस हिस्से के मुर्दा होने का बाइस बन जाता है। तो ये एम्बुलाई हो गया, थ्रम्बस जमा हुआ खून। क्या बात है और एम्बुलाई उससे जो टुकड़े निकले। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अरे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हम तो डिस्कस करते रहेंगे कोलेस्ट्रॉल और उसकी बुरी बुरी चीजें, कहीं मच जाएगा। विल बी राइट बैक।